सभी भारतीय मित्रों को, नेपाल के मित्रों को नमस्कार। मेरी ऋषिराम कोइराला की तरफ से नमस्कार। इस बार मेरे सभी मित्रों को आयुर्वेद के बारे में कुछ बताना है। मेरे जैसे अग्रज चिकित्सक मित्र हैं, मेरे सहपाठी मित्र हैं और मेरे अनुज तुल्य मित्र हैं और युवा पुस्ता के नए चिकित्सक हैं। इन सभी लोगों से मातृभाषा के हिसाब से तो मैं नेपाली बोलता हूँ, बल्कि हिंदी बोलने का अभ्यस्त कुछ सालों से छूट गया है, तो इसमें क्षमा करना। तो सभी को नमस्कार करके मैं आयुर्वेद के विषय के ऊपर अपना प्रवचन प्रारंभ करूंगा। मित्रों, स्पेशली आयुर्वेद क्यों, विधा की क्यों जरूरत पड़ी इस चिकित्सा जगत में, ये अजीब सा प्रश्न सभी के मन में आता है। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो बाहर निकलते ही बहुत सारे चिकित्सकों के प्रेस्क्रिप्शन में हम ये देखते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या सोचते हैं, मेरे पास जैसे 10 रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीज आ गए। मेरी ये 40 साल की प्रश्न है ये कि 10 लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस सेरो पॉजिटिव आ गए, तो हम क्या करते हैं कि आम बात के दवाओं की खोजी में जाते हैं। बल्कि मित्रों, क्या अजीब सा विशेषता है, क्या वैशिष्टता है आयुर्वेद की, इसके बारे में हमने जानकारी रखना है। मित्रों, क्या है वैशिष्टता, देख लीजिए। 10 लोगों के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, बल्कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होने के बाद पश्चिमी चिकित्सा के अनुसार, एलोपैथी के अनुसार आप सेरोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल और तमाम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ आयुर्वेद स्टैंड करता है इन प्रिंसिपल से। मेरे मित्रों, ये प्रिंसिपल जो होगी वो यही विशिष्टता है। मित्रों, ये क्या प्रिंसिपल है देख लीजिए, सभी को पता है। तब भी मुझे ये बात मेरे 40 साल के अनुभव के बाद मैं बता रहा हूँ, और मेरे अग्रज और मेरे अनुज ये सभी को मालूम है और वो भी अप्लाई कर रहे हैं। बल्कि आज के मोटिवेशन में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद चिकित्सक की हैसियत से मित्रों क्या करना होगा। क्या करना होगा, आपको प्रकृति विनिश्चय करना होगा। प्रकृति विकृति विनिश्चय की जो आधार है वो क्या है, जैसे वात प्रधान प्रकृति हुआ, सेरो पॉजिटिव हुआ, पित्त प्रधान प्रकृति हुआ, सेरो पॉजिटिव हुआ, कफ प्रधान प्रकृति हुआ, सप्त विभिन्न प्रकृतियों, 7 प्रकृति का हुआ, और उम्र हुई, पान हुआ, देश काल हुआ, जाति भेद से हुआ। ये सब जब अपन व्याख्या करेंगे तो एक एलोपैथी चिकित्सक के पास जाकर के आप टेबल में बैठो और देखो सेरो पॉजिटिव हुआ, और आयुर्वेद के सेरो पॉजिटिव को कितना ज़्यादा क्लासिफिकेशन हुआ। इतना ही नहीं, एक बार क्या हुआ था कि मित्रों, एक हमने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का चेयरमैन मैं कर रहा था। वहाँ आयुर्वेद के, एलोपैथी के बड़े चिकित्सक वगैरह थे, अन्य पैथी के भी थे। तो मैंने 10 प्रेस्क्रिप्शन लेकर के एलोपैथी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन को एक जगह रखा, आयुर्वेद का रखा, और पूछा कि एलोपैथी डॉक्टर को पूछा, ये स्टैंडर्ड जो आपका ट्रीटमेंट है, तो आप कहीं स्टेरॉइड दे रहे हो, कहीं इम्यूनोसप्रेशन दे रहे हो, कहीं ये दे रहे हो, ये तमाम औषधियाँ दे रहे हो, इसका आधार क्या है? आधार क्या है कि मरीज को ठीक नहीं हुआ ये इसलिए दिया, बल्कि आयुर्वेद आधार क्या है? तो आपका आधार है मेरे मित्रों, आपका सबसे बड़ा आधार है प्रकृति क्या है। आपके सबसे बड़ा आधार है सामज और निरामज क्या है, आपका दोष का अवस्थिति क्या है। ये सब बातों को आप जानकारी रखना है। जानकारी रखोगे तो क्या होगा कि ये इसके बाद आपको मालूम होगा कि क्यों आयुर्वेद के चिकित्सक होने पड़ा।
एक बड़े विद्वान चिकित्सक लोग, मेरे मित्रों, इस बारे में, इस दर्शन जो व्युत्पत्ति का दर्शन है, आप जे कृष्णमूर्ति से, डेविड बोम, दीपक चोपड़ा, डेविड फ्राउले और संसार से लेकर के, कपिल मुनि से लेकर के, मैं ये बात दोहराना नहीं चाहता हूं, बल्कि क्या है कि सृष्टि के व्युत्पत्ति क्रम में मेरा जो उत्पत्ति हुआ, मेरा व्यक्त भाव हुआ, वो निरंतर व्यक्त और अव्यक्त में रहता है। और व्यक्त और अव्यक्त में रहते रहते कोई चीज स्टैटिक नहीं होता है, वो निरंतर चलता है। निरंतर चलने के हिसाब से, जैसे आइंस्टाइन के सूक्ष्मतम सिद्धांतों को देखो, क्वांटम थ्योरी को देखो मेरे मित्रों, तब पता चलता है कि क्यों कणाद ने ऐसा कहा, क्यों आचार्य चरक ने ऐसा क्यों कहा, क्यों भारद्वाज ने कहा। इतनी सारी जब ये दर्शन और फिलॉसफी और लाइव की फिलॉसफी जब आप पढ़ते हैं, तब मालूम पड़ता है कि जीवन क्या है और जीवन के सूत्रधार क्या है। जैसे ताओ ऑफ फिजिक्स में फ्रिजिप कैपरा को क्या बोलता है, और हमें नचिकेता से लेकर के याज्ञवल्क्य से लेकर के बाद के ज्योति उपनिषद के महर्षि हैं, आयुर्वेद के महर्षि हैं, इन लोगों से जब अपन देखते हैं, तो मैं हमेशा लेक्चर देता हूं, और जगह जगह पे लेक्चर देने जब मैं जाता हूं तो बोलता हूं, बियॉन्ड फिजिक्स, बियॉन्ड केमिस्ट्री, बियॉन्ड व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द कार्टेशियन मॉडल। कार्टेशियन मॉडल ने जो बोला है, उसके पर क्या है, उसके ऊपर क्या है, ये आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। अभी नवीन मेरे मित्रों को पता चलेगा कि क्योंकि इन्होंने सब हमारी सिद्धांतों को पढ़ा है, बल्कि जब अपन किसी विश्वविद्यालय, पश्चिमी चिकित्सा के विश्वविद्यालय में किसी उसमें जाते हैं, तो पता चलता है कि जीवन की गहनतम अध्ययन कहाँ होती है, तो हमारे दर्शन और हमारे जीवंत साइंस में, विज्ञान में होती है, विधा में होती है मित्रों। तो इसलिए मित्रों को मैं क्या आग्रह करता हूं कि पूरे जितना भी आपके आदरणीय गुरुवर हैं, चिकित्सक वर्ग हैं, उनके साथ मिलकर के विश्व की सभी विधा में, चाहे वो सांगीतिक विधा की चिकित्सा की उपयोगिता हो, चाहे ती रंग चिकित्सा के ऊपर हो, चाहे ती शब्द चिकित्सा के ऊपर हो, चाहे ती प्रकृति के ऊपर हो, या अपन चरक की विभिन्न विधाओं में, सुश्रुत आचार्यों की विधाओं में दिखते हैं। इसलिए हम उस महानतम परंपरा के संतति हुए हैं, इसलिए हमें आयुर्वेद के चिकित्सक कहने में गर्व होता है मित्रों। जब मैं यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करता था, ग्वालियर में था मैं, मेरे डिग्री में क्या हुआ कि BA-MS करके ऐसी मुझे डिग्री दिया गया, तो मैंने उस वक्त बोला था मित्रों, यूनिवर्सिटी मैंने उसी वक्त चेंज करके, मेरे सहपाठी मित्रों ने भी जाकर के हमने कहा था कि BA-MS का देना चाहिए, क्योंकि हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। तो मित्रों, ये मेरी अपनी बात है, बल्कि सिद्धांत क्या कहता है। अब मैं ये मौलिक सिद्धांतों के बाद दर्शन के बाद, पदार्थ विज्ञान के बाद, मैं एक और गंभीर बात बोलना चाहता हूँ। हमारी जो इतिहास है, हमारी प्राग इतिहास है, इनको लोगों ने, पश्चिमी इतिहासकारों ने क्या कर दिया कि इसको छोटा बना दिया। उसी को लेकर के आचार्य प्रियव्रत शर्मा लगायत विभिन्न दिग्गजों ने क्या किया कि 1000 साल की इतिहास बनाया। ये हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं मित्रों। क्यों नहीं मानते हैं कि अपना एक कैलेंडर है नेपाल की, एक कैलेंडर जिसको बोलते हैं ज्योतिष, जो एल्मेनेक होती है, उसको 1 अरब से ज़्यादा इसकी सृष्टि की व्युत्पत्ति का सिद्धांत है। कुछ भारत के बड़े बड़े मित्रों ने भी ये लिखा है। तो मैं बोलता हूँ, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कली युग, ये सारी सभ्यताएं जो हैं, ये किसी 1000 साल, 5000, 10,000, 1 लाख वर्ष की नहीं है, बहुत पुरानी है। इसलिए हमारे मित्रों, ये जो विधा हजारों साल से है, उस विधा के मित्र हो हम लोग। उस विधा, जैसे
कैलाश को हमने अगले वार्ता में बोला था कि कैलाश का ओरिजिनल नेम है त्रिविष्टप। त्रिविष्टप इंद्र की राजधानी है, वहाँ शिव की बास है, इंद्र और ब्रह्मा वगैरह की बास होती है। उसको बाद में तिब्बत बोला गया। हमारी सारी ये हिंदू सभ्यता की, बौद्ध सभ्यता की फॉलोअर जो होते हैं वो पहाड़ियों पे, हिमालय पे, चाहे तो कुमाऊं गढ़ से हो या पूर्व में मणिपुर तक हो, नेपाल की सारी हिमाल, भारत की और पाकिस्तान की ओर की और ये कजाकिस्तान का, इस तरह से भी लोग हिमालय में आते हैं। चाहे तो पांडव के रूप में हो, क्या बोलते हैं, राम का विभिन्न सभ्यताओं के उस त्रेतायुग के हो। इस तरह से ये सभ्यताएं हमारी सब देश में उपलब्ध है, भारत खंड में उपलब्ध है, नेपाल में उपलब्ध है। मेरे मित्रों, हम ही उस सभ्यता के आदमी हैं, इसलिए उस सभ्यता में दी गई इस चिकित्सा पद्धति जो है, ये चिकित्सा पद्धति जो है वो अति गंभीर है। जैसे एक बात, मैं इसका प्रसंग ज़्यादा देर न लेकर, न समय नहीं लेकर मैं बताता हूँ परा अपरा विद्या के ऊपर। परा अपरा विद्या जो होती है, अपरा विद्या जो होती है, हम विभिन्न विधाओं से लेते हैं, विभिन्न वस्तुओं से लेते हैं। परा विद्या जो होती है वो आत्मानुभव से जाता है, आत्मा के विकास होने के बाद जाता है। इसीलिए मानव सभ्यताओं में इतना ज़्यादा स्वतंत्रता, इतना ज़्यादा विशिष्टता, इतना ज़्यादा आत्मानुभूति, इतना ज़्यादा मोक्ष की अनुभूति, ये होने की विधा एक है तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद के अलावा पश्चिमी बायोकेमिकल साइंस हुआ, कार्टेशियन मॉडल ऑफ साइंस हुआ, विभिन्न प्रकार की जो विधाएं विकसित हुई, इसमें नहीं है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, क्या पश्चिमी विधा ने अथवा पश्चिमी निदान चिकित्सा के ऊपर हुई विधाओं का आयुर्वेद के चिकित्सक को समझना चाहिए कि नहीं? ये जरूर समझना चाहिए। ये 90 के बाद अथवा 80 के बाद अब देखा जाए तो विज्ञान को ही लैबोरेटरी की सीमित रेखा भीतर सीमित नहीं हुआ। इसका अणुबद्ध विकास जो हुआ है, इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की विकास है, जैसे ध्वनि चिकित्सा के ऊपर, शब्द चिकित्सा के ऊपर, द्रव्यों के ऊपर जिस प्रकार की खोज हुई है, इन खोजों ने क्या किया कि हमारे आचार्यों की खोज को और बल दिया है। बल्कि बात इतना ही होता है, हमारी सारी विधा जो होती है वो चेतना से प्रादुर्भाव होती है। चेतना के से जो व्यक्त भाव होती है वो अंतिम में चेतना में समाहित होती है। ये व्यवहार में देखा जाता है, चाहे वो आप मानसिक विधा के चिकित्सक हों, चाहे काय चिकित्सा के चिकित्सक हों या रसशास्त्र के विद्वान चिकित्सक हों, विभिन्न विधा के चिकित्सक हों, तो आयुर्वेद के चिकित्सक को इस मर्म जो होती है, ये गहनतम मर्मों को बुझना चाहिए, समझना चाहिए। ये समझने के बाद हर एक फेज में, ये एवरी स्टेप्स में क्या होगा कि आपका इसकी चिकित्सा का उपयोग होगा। ये उपयोगिता जो होती है ना, वो उपयोगिता जो होती है वो आपके चिकित्सा में, चाहे तो वो गर्भ से लेकर के जन्म तक, जन्म से लेकर के जीवन का मोक्ष तक, इस तरह से ये सारी जो विभिन्न विधा की कर्म हैं, चाहे वो आतुर चिकित्सा हो, चाहे निदान का संबंध हो, चाहे देश प्रकृति 10-20 विवेचना हो, चाहे चिकित्सा हो, विभिन्न औषध क्या बोलते हैं, ये निदान परिवर्जन चिकित्सा हुआ, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा हुआ, ये सारी चिकित्साएं की जो कला होती हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक के हैसियत से अब नए आने वाले चिकित्सक, योंग चिकित्सक मित्रों को मेरा क्या आग्रह है कि आप सीमित औषधि लेख करके, सीमित आहार विहार बता करके मत छोड़ो, क्योंकि अब आपकी दायित्व संसार की चिकित्सा के प्रति है। क्योंकि आप एक भारत और इंडिया, भारत, नेपाल और श्रीलंका में सीमित नहीं हो। ये देखा जाए तो सारी संसार में इस विधा की महत्वता की विकास हुई है। इसीलिए गर्व के साथ हमें कहना चाहिए हम आयुर्वेद चिकित्सक हैं। और आयुर्वेद चिकित्सक को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि पश्चिमी विज्ञान ने जो
प्रकार के विकास किया है उसका यूज करना भी चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप पंचमहाभूत में छाया, प्रतिछाया, प्रभा, इसके बारे में आप जानते हैं। छाया, प्रतिछाया, प्रभा, इसकी व्याख्या कहाँ हुई है? इंद्रिय स्थान में हुई है, चरक की इंद्रिय स्थान में। इसको अध्ययन के लिए ले जाने के लिए बात प्रकृति की किस तरह की पंच तत्विक छाया होगी, किस तरह से पंच तत्विक प्रभाव होगी, किस तरह से इसकी प्रतिछाया होगी, इसको अध्ययन करने के लिए रशियन वैज्ञानिक ने एक इंस्ट्रूमेंट की विकास किया है। उस विधा को क्या बोलते हैं? किरलियन फोटोग्राफिक विधा बोलते हैं। मेरे मित्रों, ये किरलियन फोटोग्राफिक जो अध्ययन होती है उससे क्या होता है कि उसमें क्या कुछ सहज होती है, इसकी चिकित्सकीय प्रभाव के लिए सहज होती है। नासा की एक बहुत बड़ी महिला ने एक किताब लिखी थी, लाइट्स एंड हैंड। लाइट्स एंड हैंड में क्या होता है कि उन्होंने विभिन्न प्रकार की आभा की भिन्नताएं बताई है। मेरे मित्रों, आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो बात प्रधान की आभा की और उम्र की और प्रकृति की और मनोदशा की, शरीर की विकृति की अवस्था में आभा का परिवर्तन होगा। इस तरह छाया की परिवर्तन होगी। इस विधा की मान्यताएं संसार भर में है। तो अब आने वाले चिकित्सक मित्रों को इस बारे में देखना चाहिए। चिकित्सक मित्रों, क्या महत्वपूर्ण है कि सांगीतिक ध्वनि से चिकित्सा का उसी तरह से प्रभाव होता है। इस बारे में हमारी यूनिवर्सिटियों ने सांगीतिक चिकित्सा को साथ में समेटा नहीं है, बल्कि बहुत सारे चिकित्सक इसके बारे में जानकार हैं। क्यों जानकार हैं कि सांगीतिक ध्वनि, चाहे तो मंत्र ध्वनि हो, चाहे तो या प्राणिक ध्वनि हो, हर एक ध्वनि क्या होगा कि उसमें प्राण का प्रवेश होता है। वो जड़ी बूटियों में प्राण का प्रवेश होता है, जल में प्रवेश होता है, हवा में प्रवेश होता है, और उससे क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये सांगीतिक ध्वनि। चाहे वो हम लोग सामान्यतः संसार में तिब्बतियन सिंगिंग बॉल बोलते हैं, घंटों की घंटी जो होती है, घंटों की नाद जो होती है, वो विभिन्न प्रकार की नाद की होती है। मेरे मित्रों, अब हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों को देखा जाए तो क्या है कि बहुत ज़्यादा ध्वनि चिकित्सा की, जैसे प्रकृति हुआ, शब्द हुआ, शब्द की विभिन्न विभेद हुआ, शब्द का विभिन्न लय हुआ, इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। यह अध्ययन इतना ज़्यादा चिकित्सकीय रूप से, चाहे वो जड़ी बूटियों को अपन प्राण प्रतिष्ठा के, प्राण आह्वान के लिए, ऊर्जा की आह्वान के लिए विभिन्न रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए ये नया आयाम होता है। अभी जो चिकित्सक लोग, जब ये आप लोग आ रहे हो ना, ये चिकित्सक लोग, आप लोग जो इस विधा में आ रहे हो, तो सभी चिकित्सक को मैं स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आपके ज़माने में जो है वो इस तरह से विकसित ज़माना है। अब मैं दूसरी ओर चला जाता हूं। मित्रों, मेरे पास 1990 में एक चिकित्सक आते हैं, उनको डायबिटीज़ हुआ था। उन्होंने आकर के क्या बोला कि डॉक्टर ऋषि, आई हैव गॉट द माइक्रो परफोरेशन ऑफ माई इंटेस्टिन्स, व्हाट योर साइंस टॉक्स अबाउट दिस। तो मेरे मित्रों, क्या हुआ कि जब आंतों में माइक्रो परफोरेशन, सूक्ष्म तरह से जो छिद्र होती हैं, छिद्र होना, एब्जॉर्ब होना, आंतों की, बड़ी आंत की, बृहद यंत्र की ये प्रक्रिया है। ये पैथोजेनिसिस संप्राप्ति में आयुर्वेद क्या बोलता है इसमें? जब अपना भोजन अपक्व होता है, भोजन की आमावस्था, कभी कभार भोजन को अधिक शुष्कतम पुरुष होते वक्त भी उसे क्या हो जाता है? निराम भी विष हो जाता है। निराम जब विष होती है, आम जो विष होती है, निराम का विष जो होता है वो गैस के माध्यम में, हवा के माध्यम से जाता है, जिससे न्यूरोटॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है। और आम के हिसाब से जो जाती है वो होता है इंटेरोजेनस, इंटेरोपैथिक एंटीजेनिसिटी होता है। जब इन सिलसिले में वो 2 हफ्ते मेरे पास बैठा था और हमने
मात्रा बस्ती द्वारा और विभिन्न बस्ती और विभिन्न प्रकार की चिकित्सकों द्वारा उसको ये बताया था और उसको अभ्यास किया था। बाद में उसने जाने के बाद इटली में जाने के बाद उसने निदान किया तो उसने बोला, मुझे अभी भी वो पत्र मेरे पास है मित्रों। क्या होता है कि आयुर्वेद जो बोलता है ना कि इंटरपैथिक एंटीजेनिसिटी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द डिजीज, उस कॉज को जो होती है चिकित्सक के हैसियत से हमें क्या पूछना है, ये चीज मत आपने प्रैक्टिस से मत भूलना मित्रों। ये भूलने से क्या हो जाता है कि हम लाक्षणिक चिकित्सा में चले जाते हैं। लाक्षणिक चिकित्सा का अपना क्षेत्र है, बल्कि संप्राप्ति का घटक जो होती है, संप्राप्ति घटक की जो विधा है वो आयुर्वेद के अलावा और कोई विधा नहीं। अभी रिसेंटली 2000 के बाद 2010 के बाद एक अजीब सा पश्चिमी चिकित्सा के वैज्ञानिक चिकित्सक लोगों ने किया है। ये बारे में जब आप सुनेंगे तो ताजुब हो जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति के पुरुष को लेकर के उन्होंने इसको घोल बना करके उसको फिल्टर करके वहाँ जो स्वच्छता शरीर के लिए फायदाजनक जीवाणु वगैरह हैं वो रोगी मनुष्य के बस्ती की तरह रोगी मनुष्य को देना, ये कहाँ से आया? क्योंकि 2010 या 2000 तक क्या था कि पश्चिमी चिकित्सक लोग अभी भी एलोपैथिक डॉक्टर्स लोग ये भी पूछेंगे नहीं कि आपका कोष्ठ कैसा है, ये नहीं पूछते हैं। आयुर्वेद के हर एक चिकित्सक चाहे वो 1000 साल पहले हो, 10,000 साल पहले हो या अभी हो, वो चीज चिकित्सक को पूछना चाहिए और पूछते हैं। उन्होंने सूक्ष्मतम विवेचना किया है मित्रों, और कोई चिकित्सा पद्धति में ये नहीं मिलेगा। केवल एक बड़ी जबरदस्त बात ये होती है कि किस तरह से आंतों की शोषण प्रणाली को बढ़ाना है, किस तरह से भोजन का जो आवश्यक पाचन है कोष्ठ में किस तरह से अथवा आंत्र प्रणाली में किस तरह से पाचन हुआ, और उसके बाद दोषिक पाचन कैसे हुआ, पंचमहा भौतिक पाचन कैसे हुआ या धातुगत पाचन कैसे हुआ। इस तरह से सूक्ष्मतम जठराग्नि पाचन से लेकर धात्वाग्नि पाचन तक और पंचमहाभौतिक पाचन तक, ये जो पाचन क्रिया है और कला है, ये कला जो होती है सामान्यतया चिकित्सक जब टेबल में हम लोग बसते रहते हैं तो उस वक्त सोचते हैं ये जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे मित्रों हर एक चिकित्सा में आंतों की जो पाचन अग्नियों की जो क्रिया है, व्यापार है, उसके बारे में आप लोगों को जबरदस्त हिसाब से समझना होगा। ये मेरे मित्रों को आग्रह है और आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये इस हिसाब से जाना जाए तो बहुत सारे चिकित्सक बहुत ज़्यादा विद्वान हैं। जैसे मैंने भगवान दास जी से मेरा काफ़ी सानिध्यता रहा दिल्ली में, तो उन्होंने अग्नि के ऊपर एक किताब लिखी थी। तो उन किताब और वो इतने ज़्यादा ज्ञाता थे कि वो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, नेपाली और तिब्बतीन भाषा के भी ज्ञाता थे। उन्होंने नेपाल में यहाँ के आर्कियोलॉजी में रहे कुछ किताबों को ले जा करके, जैसे टोडरानंद आयुर्वेद सौख्यम हुआ, इस तरह के चिकित्सा ग्रंथों को उन्होंने भाषानुवाद किया था, उसमें कमेंट्री वगैरह लिखी थी। ऐसे विद्वानों से जब सानिध्यता होती थी, रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी, रामहर्ष सिंह और बेडी माधव शास्त्री, ऐसे चिकित्सकों से सानिध्यता होने वक्त चिकित्सक लोग क्या बोलते हैं थे कि बेटा ये बात जरूर जान लेना कि अग्नि का जो व्यापार होती है, अग्नि का व्यापार सम्यक हो तो चिकित्सा में और चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। अभी का जो कोरोना वायरस है, वो कोरोना वायरस से अग्नि का जो व्यापार जब समुन्नत होती है तो आप लोग ताजुब हो जाओगे मेरे मित्रों। इस वक्त आपने बहुत ज़्यादा प्रयास चिकित्सकों ने किया है भारत में, और नेपाल में भी कुछ चिकित्सकों ने किया है, बल्कि भारत के चिकित्सकों को एक जगह ले आकर के, जैसे मेरे एक मित्र हैं दिनेश जी हैं और मेरे बहुत सारा मित्र हैं भारत में, उन लोगों ने एक भारत की संभाषा गोष्ठी जैसा करके कोरोना के ऊपर आयुर्वेद की चिकित्सा विधा की जो होती है उससे क्या हो सकता है ये बताया है। मेरे मित्रों, धातुगत अग्नि जो होती है उसका क्या होगा और व्याधि क्षमत्व में क्या होगा, इस बारे में हमें पूरा जानकारी है और ये चीज़ जानना चाहिए, क्योंकि
यदि क्लासिकली डिफाइन किया जाए तो अभी तक संसार में क्या हुआ है कि जिस तरह की चिकित्सा विधा की विकास हुई है, जिस तरह से चिकित्सा चाहे इम्यूनिटी की विकास हुई है मेरे मित्रों, उसमें नया जब चैलेंजेस आता है, न्यू इमर्जिंग डिजीज आता है और ड्रग की रेसिस्टेंस आती है, जैसे न्यू इमर्जिंग डिजीजेज, न्यू चैलेंजेस इन द ड्रग, और क्या हुआ कि चिकित्सा कला में अननोन आता है तो खोज होती है। पश्चिम के जो चिकित्सक हुआ, कोई भी व्यक्ति हुआ, वो खुले दिल से संसार भर चलता है, क्योंकि चिकित्सक टेबल में, जब पश्चिम का चिकित्सक, एलोपैथी का चिकित्सक टेबल में बस नेपाल और भारत में रहता है तो उसकी जो दिमाग होती है ना, उसमें कुछ तरह से उनकी संकुचन आता है, संकुचित है। यही चीज हार्वर्ड में नहीं होता है, ये चीज संसार के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में नहीं होती है। वहां आप जाकर के किसी विषय वस्तु में बात करो, जैसे मैं बात करता हूं, आपको बताऊंगा कि 1990 से, उससे पहले भी 1990 से भारत के चिकित्सक हुआ, नेपाल से मेरा भी कहीं सहभागिता रहा और अन्य मेरे मित्रों का रहा अबाउट काल और दैनंदिनी के ऊपर, समय चिकित्सा के ऊपर। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि सात्मेंद्रिया संयोग, काल और प्रज्ञापराध। किसी को पूछा जाए तो काल क्या होता है, तो अपन क्लासिकली तो बता सकते हैं, बल्कि काल के ऊपर कोई हम विश्वास कर सकते हैं कि उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। मेरे मित्रों, वहां भी खामियां हैं, बल्कि वहां एक विषय के ऊपर लेकर के दत्तचित्त होकर के राष्ट्र एज ए होल, अंतर्राष्ट्रीय जगत एज ए होल और संयुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन के एज ए होल जो होती है, वो एक जगह बैठ जाता है, एक ही सिद्धांतों के ऊपर छलफल होती है। बल्कि हमारे यहाँ क्या हुआ मित्रों, इसमें कमी है। बल्कि अब आने वाले जो चिकित्सक हैं, अब जो दिग्गज चिकित्सक हैं, उन बीचों के सभी चिकित्सकों के बीच में एक सानिध्यता और एक सहभागिता होना चाहिए। ये हमने अनुभूत किया है मित्रों। जब ये सहमति होगी तो हम लोग पैरामीटर्स जो होती है रिसर्च की, अन्य पैरामीटर्स के बारे में हम बोल सकते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे आने वाले मित्रों को, आने वाले बंधुओं को मैं क्या बोल सकता हूं कि देयर इज ए ह्यूज एरिया मित्रों, इतना ज़्यादा एरिया है आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति, चाहे तो विभिन्न रसौषधि के ऊपर, क्योंकि जो पैरामीटर्स अभी बनाए गए हैं, जो पैरामीटर पहले बनाए गए थे, उनको भी हमने चुनौतीपूर्वक और सभी चिकित्सकों के एक जगह होकर के खोज करना चाहिए। क्योंकि अभी 90 के बाद देखा जाए तो इस 30 साल के दौरान में आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं में विभिन्न चिकित्सक का विकास हुआ है। माफ कीजिएगा, मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। तो क्या हुआ जाता है कि जैसे विभिन्न विधा के चिकित्सक हैं, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन में मिलते हैं, तो एक मेला की तरह होती है। बल्कि संभाषा परिषद वहाँ नहीं होता है। किसी एक विषय वस्तु के ऊपर अब जो 2020 के बाद अपन को क्या करना चाहिए कि विद्वत संभाषा परिषद होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मेरे काल टाइम के चिकित्सक और बाद के चिकित्सकों ने देखा होगा, अम्ल पित्त के ऊपर हरिद्वार में हुआ था। 1976 की बात है, 74 या 76 की बात है, डेट मैं नहीं समझता हूँ। तो रोग के ऊपर हुआ था, इस तरह से कैंसर के ऊपर हुआ था। उस टाइम क्या हुआ था कि विभिन्न भारत के और कुछ नेपाल के चिकित्सक भी, श्रीलंका के चिकित्सक भी बैठ करके 7 दिन 10 दिन बैठ करके उस विधा के ऊपर चर्चा होती थी। तो इस तरह से स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आना चाहिए। क्या हुआ है कि अभी हमारे जो पाठ्यक्रम वगैरह हैं, वो जो हमारी सिलेबस बनाई गई है, इस सिलेबस ने हमें एक तरह की एक शिक्षा का दायरा दिया है। बल्कि शिक्षा एक चिकित्सक होकर के आने के बाद उसका दायरा और बड़ा हो जाता है। और जो संसार भर में विभिन्न आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक जब एक जगह बैठेंगे और किसी विषय पर प्रति विद्वत संभाषा परिषद करेंगे, इससे नया एरिया की विकास होगी। मैं मेरे बंधुओं को मैं बोलता हूँ, जैसे मरकरी के ऊपर जिस तरह से हमें
विभिन्न प्रकार का गाइडलाइंस वगैरह आई हैं। मैं इसको गाइडलाइन को अभी मैं क्या बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया हुआ ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ कि हमारे आचार्यों ने पहले भी इसकी टॉक्सिसिटी के विषाक्तता के बारे में बताए थे। बल्कि आपको ताजुब की बात एक बताऊंगा। अभी अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है जहां मरकरी के ऊपर, केवल मरकरी के ऊपर आयुर्वेद के हिसाब से बहुत बड़ा अनुसंधान 20 साल से हुआ है, जिसमें नैनो पार्टिकल के ऊपर, नैनो पार्टिकल हमें आजकल कहीं भी मिल जाता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बल्कि उसके ऊपर हुआ है। क्या क्या वैशिष्ट्यता है कि इतना ही सीमित नहीं है विषाक्तता। जब हम किसी द्रव्य की बाजार में उपलब्धता होने के बाद शास्त्रीय ढंग से अथवा वैज्ञानिक पैरामीटर से टेस्ट हुई है तो हम उसको मान्य कर सकते हैं। टेस्ट नहीं हुआ तो पहले भी तो मान्य नहीं करते थे मेरे मित्रों इस एरिया में। इसलिए नव आगंतुक जो चिकित्सक होंगे उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जहाँ अव्यक्त हिसाब से आयुर्वेद की सूत्रों में और हमारी उपनिषद में, हमारे वेदों में सूत्रबद्ध रूप में बहुत सारी मानवीय उपयोगी चिकित्सा उपयोगी क्रम के क्या बोलते हैं ये उपक्रम वगैरह हैं। इसलिए चिकित्सक होने के बाद नाते क्या चाहिए कि हमें ये सब उपक्रम वगैरह की प्रयोग दिखाना चाहिए। इस प्रयोग से क्या हो जाता है कि अल्टीमेटली इससे क्या हो जाता है कि लोगों की फायदा हो जाता है। जैसे हम व्याधि के उपचार कर सकते हैं मित्रों, रोग का शमन कर सकते हैं और नाभागंतुक डिजीज के ऊपर हम काम कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो स्वस्थ संवर्धन की है रसायन बाजीकरण और उसके भी ऊपर मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि ये जो उपक्रम बताए गए हैं उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी विधा है। इस विधा में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आप लोग अभी चिकित्सक होकर के आए हो। चिकित्सक होकर के आने के बाद और जो हम चिकित्सक रहे हैं और हम हमारे अग्रज रहे हैं, इन सब के चिकित्सा में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रश्न भी रहती हैं कि चिकित्सक होने के बाद आत्यायिक चिकित्सा में क्या किया जाए, मानसिक साइकोटिक में क्या किया जाए, अन्य शल्य में क्या किया जाए। हर एक चिकित्सा की अपनी क्षेत्र होती हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस की बीमारी आई है तो वहाँ सर्जन का तो कोई काम नहीं है ना। इसी तरह आयुर्वेद का भी कहीं क्षेत्र में हमारी बहुत बड़ी उपादेयता है तो कहीं क्षेत्र में नहीं है। अब मैं अपना विषय वस्तु को छोटा सा सारांश में ले जाना चाहता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे नवागंतुक मित्रों को, चिकित्सक मित्रों को, ये आयुर्वेद की विधा जो है वो ग्लोबलाइजेशन हुई है। इस ग्लोबलाइजेशन में भारत सरकार की बहुत बड़ी इस रोल रहा है और ये भारतीय मित्रों का बहुत बड़ा रोल रहा है। और हम लोगों ने हमारी तरफ से, नेपाल की तरफ से, श्रीलंका की तरफ से भी बहुत चिकित्सक अंतर्राष्ट्रीय जगत में आयुर्वेद के चिकित्सकों में मुलाकात होती है। मेरे चिकित्सक बंधुओं, मैं 4-5 बात यहाँ बताऊँगा। एक तो आयुर्वेद चिकित्सक को जब हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाने के बाद वहाँ की क्या सीमितता है, क्या कानूनी व्यवस्था है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो आप देख लो। बल्कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये करना चाहिए कि हर एक, जैसे प्रकृति हुआ, प्रकृति का हर एक पक्ष को आप अच्छे से विवेचना करो, अच्छे से विवेचना करो। प्रकृति विधा जो होती है उसको अच्छे से विवेचना करो। दूसरा क्या होगा कि आप विकृति को आधार का 10वीं परीक्षा हुआ, 8वीं परीक्षा हुआ, ये सब परीक्षाओं को आपका मौलिक विचार क्या है उसको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाओ। जैसे संप्राप्ति घटक हुआ, षड्विध क्रियाकाल हुआ, इस तरह से आप स्पष्ट रखना चाहिए। क्योंकि ये कोरोना वायरस तो अभी पेंडेमिक हुआ तो सभी को मालूम हुआ, बल्कि यहाँ संसार में ऐसी बहुत सारी व्याधियाँ हैं। जैसे आम बात के अंतर्गत देखा जाए तो अपन मान लेते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, फाइब्रोमाइल्जिया हुआ, बर्नआउट सिंड्रोम हुआ, इस तरह की बहुत सारी डिजीज हैं
जो हमारे लिए नया हो सकती हैं, क्योंकि उनकी चरक के निर्देश अनुसार, अन्य निर्देश अनुसार हम लोगों को ये सब बातें नया दिखाई गई हैं। तो बल्कि मेरे मित्रों, इसकी जो, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में एक बड़ी वैशिष्ट्यता क्या है कि षड्विध क्रियाकाल में हमें इंटरवेंशनल स्टेप्स हैं, उसमें व्याधि की अपनी स्टेप हैं और इंटरवेंशन की अपनी स्टेप है। इसलिए मित्रों, इस बारे में अच्छे से जानकारी करो। और जब हम प्रकृति विनिश्चय करते हैं तो उस प्रकृति विनिश्चय में मेरे मित्रों को मैं क्या कहना चाहता हूं कि उसकी गहनतम, क्योंकि जब अपन नया सभ्यता में जाती हैं, नया देश में जाते हैं, नया संस्कृति में जाते हैं, तो उसके बारे में गहरी अध्ययन किया करो। उससे क्या हो जाता है कि आपको वहाँ का जीवन शैली, दैनंदिनी, इसकी पता चलता है। इस पता चलने के बाद क्या होता है कि आप एक चिकित्सक दृष्टिकोण से क्या उपचार की विधियां हैं, क्या जीवन शैली की हैं, क्या मनोसत्वजय चिकित्सा की आधार हैं, ये बता सकते हैं। कभी कभार आपको निदान के आधार बतानी पड़ेगी। जो निदान के आधार में स्वप्न भी निदान का आधार हो सकता है, मनोविज्ञान भी हो सकता है, खान पीन भी हो सकता है, और कभी कभार सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो नाना वो निदान कर भाव विभिन्न हो सकती हैं। ये भावों को विचार करना चाहिए। और तीसरी बात बड़ी आपको, और तीसरी सलाह मैं ये देना चाहता हूँ कि जैसे उसका भोजन और भोजन की काल, भोजन का मिश्रण और भोजन की सारी विधियां जो होती हैं, अपन क्या कर देते हैं, दही जैसा हुआ, दही गुरु है, विसंदन है, दही से अग्नि का क्या होता है, अग्नि छूद हो सकती है, छीण हो सकती है, बल्कि वही दही को संस्कार करके देने की विधान अपनी चिकित्सा विधा में है। तो इस तरह से आप, हमको क्या चाहिए कि दही का विविध प्रकार होती है, जैसे प्योर कॉर्ड बोलते हैं, और उसमें आप क्वार्क बोलते हैं, और मिक्स विद वेजिटेबल बोलते हैं, पास्चुराइज मिल्क की योगर्ट है, या योगर्ट में क्या चीज़ को मिलाकर खाना चाहिए, या आयुर्वेद के ये क्या बोलते हैं, आहार संस्कार है ना, ये संस्कारों की प्रशस्त विवेचना हुई है। इस तरह से आप, हम लोगों को ये एक बड़ी, एक तो निदान के ऊपर, एक जीवन शैली के ऊपर, और एक भोजन के ऊपर, और तीसरी बात एक होती है योग और आयुर्वेद। योग संसार में प्रायः सभी जगह पहुंच गया है। मेरे मित्रों को एक मैं प्रश्न करता हूं कि जैसे वात प्रधान व्यक्ति को किस तरह से, किस प्रकार की योग देना चाहिए, पित्त प्रधान को किस प्रकार की योग देना चाहिए, अथवा कफ प्रकार को किस तरह से देना चाहिए, सम्यक जो धातु होती है उसको कैसे देना चाहिए, ये सब इस तरह से अपन को क्या चाहिए कि ये विधा चाहिए। और ध्यान में ले जाते वक्त जिसका बात प्रकृति मनोविज्ञान है उसको कैसे देना चाहिए, पित्त प्रकृति का मनोविज्ञान है उसको किस तरह से देना चाहिए, ये बातें समझ में आना चाहिए। मेरे मित्रों, इस तरह से आप पूरा दृष्टिकोण आगे ले करके जाने के बाद क्या हो जाता है कि तब आप समझ में सकते हैं कि पश्चिमी या जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, किसी संसार के किसी कोने में जाते वक्त आपको ये जानकारी मिल सकती है। इससे क्या हो जाता है कि इसे आप उपचार कर सकते हैं। मेरे मित्रों, मैंने आयुर्वेद के क्षेत्र में एक चिकित्सक होने के बाद, एक विद्यार्थी होने की तरफ से, एक प्राध्यापक होने की तरफ से, किस तरह से मैंने मेरे दृष्टिकोण से आयुर्वेद के विचारों को मैंने यहाँ रखा। मेरे मित्रों को मेरे क्या बोलते हैं, मेरे अंतरकरण से जो आया वो मैंने बताया। मैं किसी पर्टिकुलर विषय पे लंबा हिसाब से परिचर्चा कर सकता हूँ और उसका आलेख वगैरह कर सकता हूँ। मेरे मित्रों से मैं काफ़ी सीख सकता हूँ, और मेरा जो अनुभूत हुई विद्याओं को मैं मित्रों को, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो प्राध्यापक हो, आप लोगों से सीख सकता हूँ और मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ आप लोगों को। मैं एक हिमालय खंड में रहने वाला हूँ और मैं संसार में
यायावर की तरह चलता रहता हूँ और विभिन्न प्रकार की आयुर्वेद की विधाओं को और चिकित्सा की पद्धति और क्या बोलते हैं उपक्रम वगैरह को मैं बताता हूँ। इसलिए मेरे मित्रों को एक ही अब आग्रह मैं क्या करता हूँ, श्रीलंका से, इन भारत से और नेपाल से एक संयुक्त अनुसंधान के ऊपर, आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं के ऊपर काम करने वाले चिकित्सकों की ज़रूरत है, विद्वानों की ज़रूरत है। जैसे हैरिसन किताब निकलती है तो वहाँ एक ही राइटर नहीं होता है, उसका तमाम राइटर एक ही जगह बैठ करके एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाते हैं। उस तरफ भारतीय आयुष मंत्रालय की ध्यान जाती है, मैंने देखा है। और नेपाल के विद्वानों और भारत के विद्वानों और श्रीलंका के विद्वानों को अब बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि संसार एक निश्चित पैटर्न ऑफ डिजीज़ में नहीं है। संसार में तमाम प्रकार की व्याधियों की आविष्कार हुई है, नई व्याधियों का, जैसे आचार्य चरक ने बोला, सुश्रुत ने बोला, भारद्वाज अथवा कश्यप, और ये सारी चिकित्सा की जो आदिम आचार्य वगैरह थे, विद्वान पुरुष थे, उन्होंने जो बोला है उसके आधार में भी हमें नए नए प्रकार की पदोध्वंस की बात कहना चाहिए। जैसे अभी यज्ञ की बात होती थी, इस तरह से कोरोना वायरस और अन्य चीज़ हो सकती हैं। मैं ये स्पष्ट कह नहीं सकता हूँ, बल्कि मेरे मित्रों को इतना बताकर, यदि किसी मित्रों को मैं नहीं जानता हूँ, मैं लाइव फेसबुक में पहली बार दे रहा हूँ, मैं ज़्यादातर स्काइप वगैरह में देता था, और इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि आपका संवाद होती है, ऐसा मुझे मालूम नहीं। इसलिए मैं तमाम मित्रों को नमस्कार करके फिर मिलने की वचन दे करके अपना जो शब्द है यहाँ आप लोगों के सामने का रखने की खुशी हुई। इसमें आयुष दर्पण जो है मैगजीन की तरफ से डॉक्टर नवीन जोशी हुए, मेरा पुत्रवत डॉक्टर प्रेरक हुआ, और अन्य मित्रों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और तमाम मित्रों से बाद में इस ऐसी सभाओं में मिलने की अपेक्षा करते हैं। आपका शुभ स्वास्थ्य हो। इस समय जो है ग्लोबल पेंडेमिक है, इसमें आप होशियार रहें और आपका व्याधि क्षमता विकास करने में प्रयास करो। धन्यवाद।